बेटा अब एप्लीकेशन समझना गॉस थ्योरम की। इधर देखो, देखो यार गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, अपन को 3 पढ़नी है। उसमें से फर्स्ट वाली डिस्कस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। अपन समझना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। पहले तो मैं इसका मतलब बता दूं क्या लिखा हुआ है पूरा ढंग से, है ना। गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एक पॉइंट पर। किसकी वजह से, क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज, है ना। अब पहले तो इस शब्द का मतलब समझे अपन के भाई इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या हुआ। तुमसे पूछ रहा हूँ, चलो बताओ इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होता है। मतलब कोई वायर है जो यहाँ से चालू हो रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, अमेरिका तक जा रहा है, ऐसा जहाँ तक अपन सोच सके वहाँ तक इतना लंबा चौड़ा वायर है, ऐसी बात नहीं है, है ना। यही मैं जानना चाह रहा था कि तुम इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या समझते हो। क्या एक 10 मीटर का वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग माना जा सकता है क्या? आंसर है यस, यस। 2 मीटर का भी माना जा सकता है। अब समझते हैं हम ये रिलेटिव टर्म में कैसे, क्या चक्कर है। तो जैसे यार बेटा मान लो एक वायर है अपने पास, ये रहा, ये कुछ लेंथ है इसकी, इस पर हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। अब क्या होगा, जैसे ही चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये तो ज़बरदस्त है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। तो अब मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे P, जो इससे कुछ r दूरी पर है। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो वही समझोगे तुम कि अमेरिका तक जा रहा है तार, है ना। अब अगर r जो है वो बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू L, तो हम इस वायर को इनफाइनाइटली लॉन्ग मान सकते हैं। मतलब जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हो उसकी दूरी वायर से बहुत कम है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द वायर, तो फिर उस वायर को हम क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग। जैसे ये 2 मीटर का वायर है बेटा, और आप यहाँ पर मान लो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो इससे, तो 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया, और ये 1 सेंटीमीटर 200 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो ये L अब इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो गया, तो हम फिर क्या मान सकते हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। और 2 मीटर का तो वायर ही है, और आप 10 मीटर दूर जाके और इंटेंसिटी फील कर रहे हो या नाप रहे हो, तो फिर वो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं माना जाएगा। क्या मैं समझा पाया क्या आपको? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहली बात तो ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात, क्या हम बिना गॉस थ्योरम के भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगा सकते हैं? आंसर है बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि गॉस थ्योरम अगर हमें याद हो तो ही हम कर पाएंगे, बट क्या होगा, डेरिवेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। वजह बताता हूँ क्यों। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने 1 मिनट के लिए। यहाँ से अपन को थोड़ा सा ऊपर जाके कुछ y दूरी पे जाके एक एलिमेंट लेना पड़ेगा dy लेंथ का। उसकी वजह से हमें यहाँ पे फील्ड देखनी पड़ेगी कितनी बना रहा है, डी फील्ड बना रहा है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, है ना। ये एंगल हो जाएगा थीटा। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ तुम्हें कि हमें गॉस थ्योरम क्यों आसान बना रहा है चीज़ों को। ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसके 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे, डी कॉस थीटा, एक इधर आ जाएगा डी साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा अपन को, फिर वो बनाएगा, फिर एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो इस P पॉइंट पे यार बेटा, इस P पॉइंट पे एक इंटेंसिटी तो इस तरफ बनेगी, एक इधर एक इधर। ये वाले तो एड अप हो जाएंगे सारे। इन वालों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह करके, मतलब इनको भी इंटीग्रेट करके ही सोल्व करना पड़ेगा अपन को। तो कुल मिला के थोड़ा सा टास्क क्या हो जाएगा अपने लिए, टफ, है ना। इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाएगा काफ़ी सारा, और फिर अपन को इस पैरेलल डायरेक्शन में अलग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 2 डायरेक्शंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। अरे बात समझ में आ रही क्या? अब इतनी मेहनत से बचने के लिए
हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम आपको काफ़ी आसान करके दे देगा चीज़ों को। समझते कैसे? तो अपने पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ये एक पॉइंट है P, इससे कुछ r दूरी पे, इसकी लेंथ है L, है ना। अब हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे फाइंड आउट करनी कितनी बन रही है, ठीक है। अब हम जानते हैं यार गॉस थ्योरम तो टोटली किस पे बेस्ड है, गॉसियन सरफेस, मतलब जो भी हमारा चार्ज है वो कहाँ होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, तभी तो हम फ्लक्स निकाल के Q बाय एप्सिलॉन नोट करेंगे। तो इस पॉइंट को कवर करते हुए मुझे एक गॉसियन सरफेस क्या करनी है बेटा, इमेजिन करनी है। अब देखो इमेजिन मैंने क्या किया, मैंने ऐसे इमेजिन किया कि इस वायर को मैं मान लेता हूँ कि एक सिलेंडर है, उसकी एक्सिस पे ये वायर रखा हुआ है ऐसे, ये मैंने इमेजिनेशन किया। बताओ बात समझ में आ रही है? बोलो यार, कुछ तो बोल दिया करो यार, बोलो ना। ये वायर है ना, तो इस वायर को मुझे ऐसे इमेजिन करना है, इस तरीके से इमेजिन करना है कि ये वायर एक सिलेंडर की एक्सिस पे आ जाए ऐसे पूरा, और पूरी तरीके से इनक्लोज हो जाए, ठीक है। 3D फिगर हो गया, ऐसे इनक्लोज कर लिया इसने इसको पूरा, है? तो बना दिया अपन ने इस तरीके से। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इस सरफेस से, ये तो अपनी गॉसियन सरफेस हो गई, इस सरफेस से क्या निकालना पड़ेगा बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मैं पहले इस फेज से फ्लक्स निकालूंगा, पहला, इससे निकालूंगा दूसरा, और इसका एक जो कर्व्ड पार्ट है उससे फ्लक्स निकालूंगा तीसरा, और तीनों फ्लक्स को ऐड कर दूंगा। अब पहले अपन इस वाले एंड को देखते हैं, लेफ्ट फेस, लेफ्ट जो है ना इसका फेस, ये वाला कैसा होगा, ये फ्लैट है ना। और अपन जान चुके हैं यार, पहले एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट में अपन ने पढ़ लिया है कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर आएगा, इस तरफ आएगा, नॉर्मली जाएगा बाहर जाता हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरीके से है, तो अगर एक वायर पे मैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी जाएगी, सब तरफ जाएगी, रेडियली आउटवर्ड, इधर भी जाएगी, इधर इधर इधर, सब जगह जाएगी, कुछ ऐसे। तो इस वायर पे हर पॉइंट पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही तुम्हारे, बोलो। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर से देखें हम तो ये गई इधर, इस पॉइंट से ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी। किसी भी जगह पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसे बाहर जाती हुई दिखाई देगी ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर जाती हुई, नेगेटिव होता तो यही लाइंस कैसे आती, अंदर आती। अब आप ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90। तो यहाँ से फ्लक्स अगर मैं मानूँ φ1, तो वो φ1 कितना होगा, E.S, E.S cos थीटा, E.S cos 90 0। तो इस वाले फेज से तो फ्लक्स कितना आया, 0। अच्छा, हम वैसे भी लॉजिकली बता सकते थे कि इसका फ्लक्स 0 आएगा। कैसे, इस फेज से तो कोई लाइन कट ही नहीं कर रही, देखो आप लाइंस कैसी जा रही, सारी बाहर जा रही है। क्या इस फेज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कट कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और फ्लक्स यही तो होता है, किसी फेज से कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है या कट करती हुई जा रही है। तो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक भी लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी, और मैथमेटिकली भी हमारा फ्लक्स कितना आ रहा है, 0। अच्छा, जो फ्लक्स यहाँ से आया, सेम फ्लक्स अगर यहाँ से निकालें अपन तो वो भी कितना आएगा, 0। इसकी और इसकी तो एक जैसी कहानी है। बोलो भाई, समझ आ रही क्या बात। अब अपने पास क्या बचा, ये वाला फ्लक्स भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब
तुम सोचो क्या कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पास आउट होगा क्या? कर्व्ड सरफेस पे चले जाओ कहीं भी, सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट पे चले जाओ, तो लाइंस तो ऐसे जा रही है बाहर, ठीक है, तो इस सरफेस को तो कट करेगी है ना, इसको नहीं कर सकती इधर वाली को, क्योंकि लाइन ऐसी जा रही है और एरिया वेक्टर इधर है, तो ये तो जीरो, बट इस कर्व्ड पोर्शन को तो लाइंस कट करेगी, यानी यहाँ से तो हमें फ्लक्स का आंसर ज़रूर मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या करें देखना, पहले हमने यहाँ पर एक इस पूरे कर्व्ड पार्ट पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, ds, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इसी तरफ आएगा, नॉर्मल बता रखा है आपको, कर्व्ड पार्ट पे एरिया वेक्टर अगर लेना हो तो कैसा आता है, नॉर्मल जाता है। कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कैसे जाएगी, यहाँ से नॉर्मल, कहीं भी चले जाओ आप, इस जगह पे आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे, यहाँ पे आप आ गए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो कहीं पर भी चले जाओ आप पूरे सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट पे, हमेशा आपको E और ds के बीच का एंगल कितना मिलने वाला है, 0। तो हम पहले यहाँ से छोटा सा फ्लक्स निकाल लेते हैं, d फाई, E डॉट ds, E ds cos 0, क्योंकि थीटा तो 0 होएगा हमेशा, cos 0 1। अब डी फाई तो मिल गया अपन को, पूरे कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, हमेशा छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी पाओगे तो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस क्लोज सरफेस, डी फाई का तो क्या हो गया, फाई 3 लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि फाई 1 ये फाई 2 और अब कर्व्ड से जो निकाल रहे हैं वो फाई 3। ई का मैग्नीट्यूड सब जगह क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ से हम बराबर दूरी पर रहेंगे, सिलेंडर पे कहीं पे भी चल जाए तो ई बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s हो जाएगा, मतलब ये सभी ds को ऐड करा दे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करा दो, तो आप इन सभी को ऐड करा दोगे, अगर कर्व्ड सरफेस पे आने वाले सभी एलिमेंट्स को ऐड करा दोगे छोटे छोटे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r, h की जगह क्या आ जाएगा, l, ये अपना आ गया फ्लक्स थर्ड। टोटल फ्लक्स कितना हुआ, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो इस सरफेस से नेट फ्लक्स पास आउट हुआ फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, 0 प्लस 0 प्लस ये, तो नेट फ्लक्स बन गया E इंटू 2 पाई r l। पहले यहाँ तक देख लो, समझ में आ गई क्या बात, इधर वाले फेस से 0, उधर वाले से भी 0, कर्व्ड वाले फेस से इतना, तो टोटल फ्लक्स हो गया ये। अब गॉस थ्योरम लगाते हैं अपन। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ चार्ज है, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना पास आउट होएगा, वो गॉस थ्योरम से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। सपोज यहाँ पे चार्ज है Q, तो इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इसके अंदर Q है बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 5th इक्वेशन हो गई अपनी, ऐसा मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी नेट फ्लक्स है और ये भी नेट फ्लक्स है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं बराबर रख दूँ तो कैसे लिख पाऊंगा, E इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू, तो E कितना हो गया, Q बाय 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम एक टर्म जानते हैं, इसको बोलते हैं लेमडा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हम Q बाय l को किससे रिप्लेस कर देंगे, लेमडा से, तो अपने पास E कितना आ जाएगा, लेमडा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास
एक्सप्रेशन आ गया किसका, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम गॉस थ्योरम इस्तेमाल नहीं करते तो हमें काफ़ी सारा इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ता, तब जाके रिजल्ट मिलता। बट अभी गॉस थ्योरम से क्या हो गई, कहानी थोड़ी सी आसान हो गई। इसका एक एक्सप्रेशन और है जो आपको याद रखना है, देखना, λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये अपने पास हो जाएगा 2λ/2 2 जा 4 4πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं k इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया था। तो देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, k, तो नेट E कितना आ गया 2k λ/r। इसका ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट है इसका, क्योंकि लैम्डा आपको सवाल में गिवन होता है, k की वैल्यू पता है अपन को 9 × 10⁻⁹ और r जो भी दूरी देगा फटाफट रख के हम आंसर निकाल लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? E वर्सेस r का ग्राफ अगर देखें अपन तो कैसा बनेगा, आप देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, r, तो इनवर्सली का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, हाइपरबोला ऐसा बन जाएगा। तो अगर E वर्सेस R का ग्राफ पूछ ले आपसे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको बना के आ जाना है। आई बात समझ में इतनी कि नहीं आई, ठीक है ना। अच्छा रही बात डायरेक्शन की, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो हमेशा हर वक्त कैसी जाएगी, ऐसे आउटवर्ड जाएगी। जैसे ये वायर है, यहाँ पूछ लिया आपसे इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, लेकिन तो इस तरीके से जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इधर पूछ लिया तो ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वायर, और नेगेटिव होता तो यहाँ पूछता मैं आपसे तो मैग्नीट्यूड तो वही रहता, डायरेक्शन ऐसी आ जाती 2k λ/r। यहाँ पूछता तो 2k λ/r, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर वायर होगा तो इस तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कंपोनेंट ऐसे। लेकिन अगर फाइनाइट लेंथ का होगा, थोड़ा सा बता दूं तुम्हें, फाइनाइट लेंथ का होगा अगर वायर अपना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो इस डायरेक्शन में मिलेगी और एक परपेंडिकुलर, और मतलब ये तो होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन वायर के, और एक आपको पैरेलल डायरेक्शन में मिलेगी। इधर भी मिल सकती है, इधर भी मिल सकती है, वो देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन ज़्यादा बड़ा आ रहा है एंगल के हिसाब से, फिर उसका नेट निकलता है इधर, ठीक है। वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बाकी हमें ये याद रखना है कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए बाहर जाती हुई आएगी, किधर कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर टू द वायर, है ना। तो सिर्फ परपेंडिकुलर टू द वायर वाला कंपोनेंट ही रहेगा, इसी तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव के लिए ऐसे, नेगेटिव के लिए अंदर आता है। और फाइनाइट होगा तो परपेंडिकुलर पे भी जाएगा और पैरेलल पे भी जाएगा, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे अपन। इतनी बात आ गई समझ में? चलो अब देख लो एक बार, रफली कर लो इसको।